Good morning प्यारे बच्चों. I am Lakhan Kumar, your physics teacher. Today we will discuss about the chapter 6 of class 11th physics, and it is work, energy and power part 2. In this chapter we have to read about the next part of this chapter, okay, in which we read about the potential energy and the collision. First, potential energy. Potential energy. The potential energy of a body is defined as the energy possessed by the body by virtue of its पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन इन सम फील्ड. ओके, मतलब जो बॉडी की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन किसी फोर्स फील्ड के अंदर होती है, उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी, दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. तो इसका मतलब क्या है? दस पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द configuration or arrangement of a system of object that exert forces on one and another. Obviously, if configuration of the system changes, then its position potential energy changes. इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स हैं, उन एटम्स की अपनी पोजीशंस होती है और उन पोजीशन में सभी में इंटरेक्शन यानी फोर्स होते हैं. अब जो फोर्स है हमारे पास, तो उसके रिस्पेक्ट में हम इसको मूव करना चाहते हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज हो जाएगी. और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी तो जैसे ही आप इसको रिलीज़ करोगे तो ये अपनी मेंटेन करना चाहता है. तो ये एनर्जी जो इसमें स्टोर हुई है, जो इसको वापस उसी चीज़ में मेंटेन करना चाहता है, दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. तो ये दो टाइप की होती है. तो टू इम्पोर्टेंट टाइप जो होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, वो हमारे पास है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. जो मैंने ये बताया, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इसी तरीके से ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी होती है अंडर ग्रेविटी. ओके, नेक्स्ट वन, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. ओके, इस एनर्जी में देखो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, यानी अर्थ के ऊपर अलग अलग पोजीशन पर उसकी ग्रेविटेशन फोर्स अलग अलग होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी. क्लियर? तो इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. तो ये जो है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एम मास का ऑब्जेक्ट को सपोज किया है, जिसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा? जी, क्योंकि ये d2 ग्रेविटी फोर्स है. और अगर मान लो कि इसको h हाइट तक हम इसको रेज करते हैं, तो इसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? तो अकॉर्डिंग टू देयर वर्क डन. तो हमें पता है कि इसको एक प्रैक्टिकली एक h हाइट पर ले जा रहे हैं, तो एक कांस्टेंट फोर्स हम मान रहे हैं, क्योंकि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने इसमें दिया है ना. ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं दी है, हम लगभग अर्थ सरफेस के नियर अबाउट ही है. तो F इज़ इक्वल टू एम जी, क्योंकि अर्थ सरफेस से ज़्यादा हाइट पे ग्रेविटेशन फोर्स चेंज हो जाता है, तो हमने अप्रोक्स इसको कांस्टेंट माना है. तो कांस्टेंट फोर्स में हम डायरेक्टली वर्क का फॉर्मूला लगा सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स F है और एंड डिस्प्लेसमेंट कितना h है, तो W इज़ इक्वल टू एम जी एच. ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अगर अर्थ के नियर अबाउट है. तो यहाँ पर हमने बोला है कि अपवर्ड्स डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड देयरफॉर the work done by the applied force F plus mgh, and however the work done by the gravitation force is minus mgh. ओके, मतलब अब एक चीज़ मैं बता दूँ, इसके अंदर हम क्योंकि ऊपर की तरफ इसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो हमने जो फोर्स लगाया वो भी ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है. जैसा कि मैंने एक न्यूमेरिकल में बताया था पार्ट 1 में कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव हुआ. ओके, समझ रहे हो इस चीज़ को? और अगर हम इसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स देखेंगे, तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की साइड पे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड पे है. तो ग्रेविटेशन फोर्स के लिए वर्क डन कितना होगा? नेगेटिव, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. तो ये चीज़ याद रखना. नेक्स्ट वन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग. तो स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमने देखनी है, तो बता देता हूँ. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग. ये मैंने बताया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उसके अंदर एटम्स की पोजीशन या फिर किसी चीज़ की स्ट्रेचिंग या उस पर डिपेंड होता है, कॉम्प्रेशन पे. तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की है, तो उसके कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन पे हम उसको खींचते हैं या दबाते हैं, तो हमें पता है कि उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है. दैट एनर्जी इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. तो इसका मतलब हमने एक यहाँ पर एक नेग्लिजिबल मास के से अटैच करके एक स्प्रिंग को लिया है. ओके, तो एक नेग्लिजिबल मास की एक स्प्रिंग ली है, जिससे हमने कुछ मास अटैच किया है और उसके ऊपर हमने कुछ एक मास अटैच कर दिया, एम मास हमने अटैच कर दिया. ये माना है कि स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है
और m मास हमने इसके ऊपर अटैच किया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस पे है। ओके, तो इसका मतलब ये जो सरफेस है हमने ये माना है कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, एक बार माने। नेक्स्ट वन, तो इस पोजीशन पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हम इसको अनस्ट्रेच पोजीशन ए पर रखते हैं तब इसके अंदर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम इसको ओरिजिनल लेंथ से कुछ लेंथ तक हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं, तो इसमें एक फोर्स जनरेट होता है कि जो कि इसको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ढकेलता है। अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो अंदर की तरफ लगेगा और हम कॉम्प्रेस करेंगे तो बाहर की तरफ। आप फील करते हो, आप खुद स्प्रिंग को दबा कर देखिए, तो दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, इसका स्मॉल स्ट्रेच और स्मॉल कंप्रेशन की वजह से होता है, और ये हुक्स लॉ को ऑबे करता है। तो हुक्स लॉ क्या होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द डिस्प्लेसमेंट। ओके, मतलब जिससे हमने उसको स्ट्रेच किया है, स्ट्रेचिंग पोजीशन, जिससे हमने उसको ओरिजिनल पोजीशन से स्ट्रेच किया है या कंप्रेस किया है। और यहाँ पर हमने नेगेटिव सिंबल यूज़ किया है फोर्स का, वो उसका रीज़न मैं बता दूंगा। तो जैसे ही हम इस यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल हटाएंगे तो देयर विल बी अ कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो लिखा हुआ है वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग एंड इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी जिस ओरिजिनल स्टेट से हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं या कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो फोर्स हमेशा ही इस इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ होगा। इसका मतलब क्या है ये मैं दिखा देता हूँ कि मान लो कि ए इसकी ओरिजिनल पोजीशन है अभी, ठीक है, और जैसे ही हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये इसकी ओरिजिन पोजीशन होगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हो, या हम इसको कॉम्प्रेस करेंगे तो जब हम स्ट्रेच करते हैं तो फोर्स अंदर की तरफ लगता है और जब हम कंप्रेस करते हैं तो बाहर की तरफ। तो दोनों ही कंडीशंस में फोर्स जो होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की साइड होगा। ओके, तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट, सो देयर विल बी ए नेगेटिव सिंबल। नेक्स्ट वन लेट द बॉडी बी डिस्प्लेस फर्दर थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। हम इससे थोड़ा सा डेल्टा एक्स और इसको डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। ओके, क्योंकि फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके लिए माइनस एफ डी एक्स, और एफ का वैल्यू पहले ही माइनस के एक्स था, पीछे हमने देखा था, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस के एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद टोटल वर्क इन गिविंग डिस्प्लेसमेंट एक्स टू द बॉडी कैन बी ऑब्टेन बाय द इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन से मिलेगा, मैंने बता ही दिया था वेरिएबल फोर्स है। तो ये जीरो पोजीशन से एक्स पोजीशन तक इसको स्ट्रेच करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। तो वर्क के लिए के कांस्टेंट आउटसाइड, एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट इज़ हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द वर्क एंड दिस वर्क इज कंज्यूम इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज़ कॉल्ड हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में आप ग्राफ देखोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि देखो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, जैसे जैसे हम इसको स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, या हम कंप्रेस करेंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, दोनों ही कंडीशंस में। ओके, कंप्रेस करो या स्ट्रेच करो चाहे कंप्रेस करो, दोनों ही कंडीशंस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। नेक्स्ट वन, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्स डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम आर कंजर्व एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ओके, मतलब हम ये कहते हैं कि जितना अगर कोई वर्क हो रहा है किसी सिस्टम पे तो टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सिस्टम की हमेशा क्या रहती है, कंजर्व। और मैकेनिकल एनर्जी ई इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट एंड द सम ऑफ दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका एक एग्जांपल या प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कैसे, देखो हमने एम मास का एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसको ए हाइट से हमने ग्राउंड पर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ए हाइट पे रखा है, जैसे ही हम इसको रिलीज़ करेंगे तो ये इन पॉइंट से होकर गुजरेगी बी से, और जैसे ही ग्राउंड पे पहुँचेगी तो सी पे पहुँच जाएगी। तो एच हाइट पर हमने इसको रखा है और बी जो है वो ऊपर से एक्स हाइट पर एक्स पोजीशन पे है, और तो नीचे से कितना हुआ एच माइनस एक्स, क्योंकि टोटल एक्स एच है। ओके, तो हमने इन तीन पॉइंट्स पे हम इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। अगर तीनों का वैल्यू सेम आता है तो देन द मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो देख लेते हैं कैसे।
तो यहाँ पर जैसे ही हमने ए देखा तो ए पर रेस्ट पे है, तो इसका मतलब वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो, क्योंकि ए से हमने उसको रिलीज़ किया है। तो ए से रिलीज़ किया तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी स्पीड ज़ीरो है, तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एम जी, ओके, वेयर जी इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, एम जी एच होगी, है ना, साथ में ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो एम जी एच क्यों, क्योंकि हमने निकाला था कि एच हाइट पे ग्राउंड से अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एम जी एच हमने निकाला है पहले। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच, ये ए पॉइंट पे आ गई। इसी तरीके से अब हमने देख लिया अलाउड टू फॉल फ्रीली एंड अंडर द ग्रेविटी एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स टू द ग्राउंड सी विद द वेलोसिटी v, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने देखनी है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स के अंडर है, ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर, एच हाइट पे हम कांस्टेंट मान रहे हैं इसको, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, ये देखो यू तो ज़ीरो है, स्टार्टिंग वेलोसिटी ज़ीरो, टू ए का वैल्यू कितना है जी एच, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर का वैल्यू। इसी तरीके से अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर कितना हुआ, टू जी एच। ठीक है, तो ये निकाला ही है, तो यहाँ से आ जाएगा एम जी एच। बट पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पर आते आते टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो हाइट ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो। तो टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच प्लस जीरो इज इक्वल टू एम जी एच। अब ई वन और ई टू यानी ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर दोनों पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। अब थर्ड पॉइंट पे हम और निकाल लेते हैं, तो थर्ड पॉइंट हमने बी माना था बीच में कहीं पर, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी वी वन मान ली हमने, जो कि कितनी पोजीशन पे है, ऊपर से एक्स पोजीशन पे है। तो वी इसकी फाइनल पोजीशन यानी वी वन स्क्वायर, और यू इसके फाइनल इनिशियल वेलोसिटी जो कि ज़ीरो है, और टू जी ए का वैल्यू जी हो गया, और एस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर से एक्स, तो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एक्स, ये आ गया हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट वन हमने निकाला बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ एम वी वन स्क्वायर का वैल्यू टू जी एक्स जो हमने निकाला था, तो एम जी एक्स आ गया। अब हाइट ऑफ बॉडी एट बी अबव द ग्राउंड, तो ग्राउंड से कितनी थी, एच माइनस एक्स हमने निकाली थी पीछे, देख सकते हो। तो बी इज इक्वल टू एम जी एच की जगह एच माइनस एक्स, क्योंकि हाइट कितनी लगी ग्राउंड से, एच माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी होती है, तो एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एक्स, जैसे ही इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये दोनों पॉइंट्स तो कट हो जाएंगे, ओनली एम जी एच। तो ई वन ई टू और ई थ्री तीनों एम जी एच के बराबर आई, इट मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ऑल पॉइंट्स ऑफ जर्नी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स देख लेते हैं। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ फोर्स डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। तो वो यूँ कह रहा है कि हम किसी भी फोर्स सिस्टम को एक कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं कि उसमें वर्क डन जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड हो। ओके, कि यहाँ से वो स्टार्ट हुआ और यहाँ पर, तो इसका मतलब इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड हो, किस पाथ से गया डजेंट मैटर, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोइंग बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एंड दिस मीन वर्क डन बाय अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी ओवर एनी पाथ बिटवीन फिक्स्ड एंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विल बी सेम। मतलब हम कोई भी पाथ चूज़ करें उसके ऊपर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब सभी पाथ में वर्क डन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशन फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सभी कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इसमें वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वर्क डन बाय अगेंस्ट द, दो मैंने ऊपर बताया कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होता है, और सेकंड थिंग कि इसमें ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। थर्ड थिंग कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में, यानी यहाँ से चले और यहाँ पर फाइनल पोजीशन और फाइनल से वापस इनिशियल, तो इस टोटल पाथ के अंदर उसका टोटल वर्क कितना होगा, ज़ीरो। ओके, समझ रहे हो कि मतलब एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में कि यहाँ जहाँ से चले वापस वहीं पहुँचे, देन द टोटल वर्क इन दिस राउंड ट्रिप ऑलवेज ज़ीरो। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस देख लेते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जिसमें इसका जस्ट अपोजिट, जिसमें वर्क डन जो होता है वो इस मूविंग पोजीशन पे नहीं, उसकी
पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन द दीज 2 पॉइंट्स। ओके, मतलब पोजीशंस पे नहीं डिपेंड करता, उसके पाथ पे डिपेंड करता है कि किस पाथ को फॉलो किया। इसका एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स हो गया, इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि हो सकता है एक स्मूथ पाथ से जाएं हम इनिशियल से फाइनल, और एक रफ पाथ से जाएं तो दोनों में वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम नहीं होगा, उसमें डिफरेंट होगा। ओके, नेक्स्ट वन, कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में एक रिलेशन है, वो देख लेते हैं। ठीक है, एवरी कंजर्वेटिव फोर्स देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, इन ईच केस इज द पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेस डिपेंड्स ओनली ऑन पोजीशन। ओके, कि वहाँ पर एक पोजीशन होगी, उसकी उस फोर्स सिस्टम में उसकी एक पोजीशन होगी, और उस पोजीशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगी। तो अगर हमारे पास फोर्स जो है एक्स है और वो पोजीशन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, देन पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स है, तो हमारे पास दोनों के अंदर जो रिलेशन होगा वो ये होगा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, एंड माइनस डेल्टा यू, ये हमारे पास है ना, क्लियर। तो ये एक रिलेशन है दोनों के अंदर, और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स हम अगर छोटे इंटरवल के लिए निकालना चाहते हैं, इंस्टेंट के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। अगर हम इसका मतलब टोटल यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे विद लिमिट्स पोजीशन ए टू बी, एंड दैट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी इन कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट वन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हीट एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। हीट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, मतलब जब हमारे पास जैसे मान लो कि गैस का एक कंटेनर है, उसमें रैंडमली मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी वो क्या होगी, हीट एनर्जी होगी। ज़्यादा अगर मोशन करेंगे तो हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगी। या फिर फ्रिक्शन फोर्स के अंदर भी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, वर्क डन की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स के अंदर जो वर्क डन होता है तो उसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी, है ना। जब आपको पता ही, जैसे हाथ हैंड्स को रब करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स से हीट जनरेट होती है। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट causes the bulb glow and fans to rotate and bell to ring. Definite amount of work has to be done in moving the free charges carries in particular direction through all the electrical appliances, and this is because of electrical energy. तो इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से होता है, जिसकी वजह से एक बल्ब ग्लो करता है, फैंस रोटेट करते हैं, बेल रिंग करता है, एंड जो चार्जेस कैरी मतलब जा रहे हैं तो वो किस एनर्जी की वजह से जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। नेक्स्ट वन, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट द molecules participating in the chemical reaction have different binding energy। ओके, मतलब जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसमें या तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, तो जो एनर्जी उससे रिलेटेड होगी दैट इज़ नोन एज केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट वन, न्यूक्लियर एनर्जी, it is the energy obtainable from an atomic nucleus। Two distinct mode of obtaining nuclear energy are nuclear fission and nuclear fusion। तो आपको पता ही है कि न्यूक्लियर रिएक्शन से भी क्या होती है, हमारे पास एनर्जी जनरेट होती है, और उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों ही हमारे पास है ना, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आप देख सकते हो, if we account of all the form of energy, then the total energy of an isolated system does not change। अब हम सभी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसमें टोटल जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम रहेगी। उसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी विद द रिलेटेड टू द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, देयर इज़ नो चेंज। इस यूनिवर्स की भी टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, बट वो नहीं होती है ना। जैसे मान लो कि हम जैसे एक बॉल को ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो धीरे धीरे उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाती है, लेकिन जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड से टकराती है बॉल, तो सारी की सारी किस में लॉस हो जाती है, एक तो हिटिंग ऑफ ग्राउंड, तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो सकती है, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है ना, तो ये सभी में लॉस हो जाती है। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो हीट और साउंड और टोटल काइनेटिक एनर्जी जो निकाल लगा के आया, दैट इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट वन,
मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ओके, अगर हम किसी पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, जैसे थ्रेड से हम एक स्टोन को अटैच करके और वर्टिकली हम उसको घुमा रहे हैं, है ना, तो वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, तो वही इसका रीज़न है। तो एल लेंथ की हमने स्ट्रिंग ले ली और एम मास का हमने उसमें स्टोन ले लिया और हम उसको सर्कल में, वर्टिकल सर्कल में घुमाना शुरू कर दिया। तो हमने दो चीज़ें, एक तो मिनिमम स्पीड जो होगी वो कहाँ पर होगी, मास एट द टॉप ऑफ द सर्किल सो दैट इट इज़ एबल टू कंप्लीट द सर्किल। ओके, मतलब इसकी मिनिमम स्पीड कहाँ पर होनी चाहिए, टॉप पे। तो अगर उससे कम हुई तो ये सर्कल को कंप्लीट नहीं करेगी, तो एक मिनिमम स्पीड इसको अपर पॉइंट पे चाहिए। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ सर्कल एट ऑल पोजिशन देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मास। दो चीज़ें फाइंड अपने करनी है, एक तो अप टॉप पे और एक नीचे बिल्कुल डाउन पे। दो चीज़ें हमने इसके अंदर कैलकुलेट करनी है, दो वेलोसिटी। ओके, तो टॉप पे हम देखेंगे तो हमने ये माना है कि इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, माना नहीं है, ये है एक तो फोर्स एम जी डाउनवर्ड्स और एक यहाँ पर जो स्ट्रिंग बंधी हुई है उसमें टेंशन फोर्स। दो चीज़ें हैं इसके अंदर, है ना। तो टेंशन फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, दो चीज़ें। हमने इसकी टॉप पर वेलोसिटी क्या मान ली, वी टी मान ली, है ना। और यहाँ पर हम नेट फोर्स जो है जो इसको कंप्लीट सर्कल करने के लिए चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर्स अपॉन आर। आर रेडियस होगा, रेडियस किसके बराबर होगा, स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर। ओके, तो इसमें दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम डायरेक्शन में है और वो दोनों सेंटर की तरफ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएंगे। तो टी प्लस एम जे इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टी इक्वल टू हाफ एम वी टी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी, ये आ गया। अब हमने माना है फॉर द मोमेंट इन द सर्कल द स्ट्रिंग शुड रिमेन्स टाइट। ओके, मतलब अगर वो उसको सर्कल में घूमना है तो स्ट्रिंग जो है वो टाइट रहनी चाहिए, तभी टी उसमें जनरेट होगा, टेंशन रहेगा ना। और टेंशन मस्ट बी पॉजिटिव एट ऑल पॉइंट्स, तो टेंशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब इट कैन बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, ये होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ज़ीरो मिनिमम, टॉप पॉइंट पे मिनिमम ज़ीरो हो सकता है, तो यानी इसका वैल्यू जो है वो देखो, टी का वैल्यू या तो एक इससे ज़्यादा होना चाहिए ज़ीरो से या इसके इक्वल होना चाहिए। तो जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वस टू का साइन जो यहाँ पर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वस टू ज़ीरो। ओके, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वी टी इज इक्वस टू दिस। हमने क्या किया है, एम जी को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये इक्वस टू के इस तरफ चला गया, तो एम वी टी स्क्वायर अपॉन एल इज इक्वस टू एम जी। तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा ना और एल इधर आ जाएगा, तो वी टी इज इक्वल टू रूट एल जी आ जाएगा। तो मिनिमम जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी एट द टॉप, यानी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, एल जी, रूट एल जी होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट वन, अब सेकंड पॉइंट हमने मिनिमम वेलोसिटी टॉप पे निकाल ली, अब हमने बॉटम पे निकालनी है। तो बॉटम पे हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, हमने ये मान ली कि बॉटम पे उसकी वेलोसिटी वी बी है। ओके, तो हमें पता है एज अ पार्टिकल गोज अप इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज द एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। ओके, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा काइनेटिक एनर्जी कम और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि वो पोजीशन पे हाइट पे जा रहा है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द गेन इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ये मान लिया कि इसकी बॉटम में कितना है, हाफ एम वी बी स्क्वायर, और ऊपर हमने कितना लिया था, वी टी। तो इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस कितना हुआ इन दोनों को, यानी इन दोनों पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर लिया, वो लॉस हो गया। और कितना गेन हुआ, एम जी एच होता है, तो एम जी एच हमने ले लिया, तो एच की जगह 12 लिया है। अब ये 12 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितना हुआ, स्ट्रिंग का लेंथ तो एल है, तो एल का डबल हो जाएगा ना, डायमीटर हो गया तो 12 हो जाएगा। तो 12 यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से जब आप वी बी निकालोगे तो ये हाफ, देखो एम दोनों साइड पे कॉमन आ रहा है ना, तो हम कॉमन लेके कट कर सकते हैं, 2 एलसीएम आ रहा है, 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 4 जी एल हो जाएगा, तो वी टी स्क्वायर इधर आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा, है ना। तो वी बी मिनिमम इज इक्वल टू रूट वी टी स्क्वायर
मिनिमम प्लस 4 GL, तो VT² का वैल्यू GL था तो 5GL हो जाएगा, √5GL। ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी ना, कहाँ पर, बॉटम में। इतनी मिनिमम वैल्यू अगर वेलोसिटी उसकी होगी तभी वो क्या होगा, सर्कल में मूव कर पाएगा। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ वर्टिकल सर्कल इट्स स्पीड डिक्रीजेज एट एज इट गोज अप एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेज एज इट कम्स डाउन। ऊपर की तरफ जाएगा तो स्पीड घटेगी और नीचे की तरफ आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो ये एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, क्योंकि स्पीड इसमें बार बार चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। नेक्स्ट वन, कॉलिजन। Collision is the last topic of this chapter. So collision is an isolated event in which a strong force acts between two or more bodies for a short time, as a result of which the energy and the momentum of the interacting particle change. Okay. तो एक इवेंट है ये कॉलिजन, जिसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो होते हैं वो एक स्मॉल इंटरवल के लिए क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो पार्टिकल्स कोलिजन कर रहे हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी और मोमेंटम जो सॉरी उनकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसका एग्जांपल जैसे दो दो चीज़ों का टकराना, किसी दो व्हीकल्स का टकराना या फिर दो बॉल्स का टकराना, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। इन कॉलिजन पार्टिकल्स मे और मे नॉट कम इन रियल टच। ओके, वो हो सकता है कि फिजिकल टच आए यानी रियल कांटेक्ट में आए, और हो सकता है रियल कांटेक्ट में नहीं भी आए। इसका मीनिंग क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे रियल कांटेक्ट का मीनिंग, टू बिलियर्ड्स बॉल्स, बिलियर्ड्स या पूल हम खेलते हैं तो उसके अंदर बॉल्स एक दूसरे से टकराती है, तो वो रियल टच का एग्जाम्पल है। जैसे बैट बॉल हम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उसके अंदर भी दोनों फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ देखें, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्टमेंट है, जो कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था न्यूक्लियस के ऊपर, रदरफोर्ड स्केटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम एक गोल्ड शीट पे अल्फ़ा पार्टिकल हम बम्बार्टमेंट कराते हैं, तो उसमें वो कुछ डिस्टेंस पे ही वापस आ जाता है। तो ये कोलिजन किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो इसमें कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। इसके बाद स्टेजेस ऑफ कोलिजन, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देर आर 3 डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन स्टेजेस इन कोलिजन, नेमली बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। ओके, तो मतलब 3 चीज़ें इसके अंदर होती है, स्टेजेस। सबसे पहले कोलिजन से पहले पार्टिकल्स, फिर ड्यूरिंग मतलब कोलिजन के दौरान उनकी चीज़ें, और फिर कोलिजन के बाद, 3 स्टेजेस में होगा। तो बिफोर एंड आफ्टर स्टेज द इंटरेक्शन फोर्सेस आर ज़ीरो। ओके, मतलब बाद में और पहले इंटरेक्शन फोर्सेस ज़ीरो होते हैं, लेकिन जब कोलिजन का टाइम हो रहा होता है, ड्यूरिंग द कोलिजन, तो उस टाइम उन पे ऊपर रिएक्शन फोर्सेस लगते हैं, एक के ऊपर एक्शन और दूसरे के ऊपर रिएक्शन। बिटवीन दीज टू स्टेजेस द इंटरेक्शन फोर्सेस आर वेरी लार्ज एंड ऑफन द डोमिनेटिंग फोर्सेस गवर्निंग द मोशन ऑफ बॉडी। मतलब ये फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि उनकी मोशन को इफेक्ट करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरेक्टिंग फोर्स इज ऑफन अननोन। ओके, मतलब हमारे पास ये यहाँ पर फोर्स जो है हम उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं लगा सकते कि कितना किसके ऊपर हाल आया। इसीलिए हम यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, हम उसको नहीं लगा सकते। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम है, देखो बॉडीज़ का मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन टोटल सिस्टम का जो है वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वो है वो सेम रहेगा, हमने पहले भी पढ़ा है। यूजफुल इन रिलेटिंग द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर देख लो क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई। मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन हमने यूज़ करना है, तो हमें पता ही है, इन द कॉलिजन द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज ग्रेविटी और फ्रिक्शन आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट एज ड्यू टू द स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन एवरेज impulsive force responsible the collision is much larger the external forces acting on the system। ओके, जैसे दो व्हीकल से मतलब एक ट्रैक पे जा रहे हैं तो उनमें फ्रिक्शन फोर्स भी है टायर्स और रोड के बीच में, और नीचे ग्रेविटेशन फोर्स भी है। तो बट वो इसमें एक्शन इतनी जल्दी शो नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो कोलिजन के टाइम पे जो फोर्स लगते हैं वो इतने ज़्यादा और इतने कम टाइम के लिए होते हैं कि उनका एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट वन, एनर्जी कंजर्वेशन, कि टोटल एनर्जी जो होती है वो सिस्टम से ऑलवेज कंजर्व्ड। ओके, मतलब इंक्लूडेड ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज मैकेनिकल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, इवन मास एनर्जी। ओके, ये सब कुछ
जो है इन सब का टोटल जो है हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी, वो सब का टोटल जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है मैकेनिकल एनर्जी के साथ. These laws are fundamental laws of physics and applicable for any type of collision, but this is not true for कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पर कहीं पर भी हमने ये नहीं बोला कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, उसकी होल एनर्जी, उसमें मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब कुछ आ रहे हैं उसमें. ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी. नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ कॉलिजन. टाइप ऑफ कॉलिजन ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी किस कंडीशन में कंजर्व रहेगी और किस में नहीं, उसके बेसिस पर टाइप ऑफ कॉलिजन देख लेते हैं. तो सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन. सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन. इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन. इसमें जो होती है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी बिफोर एंड आफ्टर. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक. सेकेंड डेफिनेशन इसकी बनेगी, अगर कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल और फाइनल टोटल सिस्टम की वो सेम ना हो तो वो इन इलास्टिक कॉलिजन हो जाएगा. इसमें क्या होता है कि सेम वही कंडीशन इन इलास्टिक कॉलिजन की परफेक्टली इन इलास्टिक में, इन इलास्टिक की तो कंडीशन लगेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहता है. बट इसमें कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी जो होती है वो एक साथ जुड़ जाती है, स्टिक टुगेदर एंड मूव विद द सेम वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन. सो इसको हम परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन जुड़ करके आगे चलने लगेगी. तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, वो इसके लिए 1 होता है. इसके कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसके लिए 0 और 1 के बीच में, और इसके लिए 0 होता है ना. इसके बाद इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल दोनों इक्वल होती है. इसमें क्या होता है, अगर हीट एनर्जी, here kinetic energy appears in another form. in such cases kinetic energy final जो होती है वो initial से ज़्यादा होती है, such as when initial kinetic energy is converted into internal energy of product as heat elastic, वो मैंने बताया था. while in another cases kinetic final is greater than kinetic initial, such as when internal energy stored in the colliding particle is released. अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो चीज़ें हैं ना, तो एक्सोथर्मिक है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ज़्यादा हो सकती है, और इंडोथर्मिक है, सॉरी मतलब एक्सोथर्मिक है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और इंडोथर्मिक है तो उसमें ज़्यादा होगी क्योंकि वो ऑब्जर्व करेंगे, तो वो भी उसमें कन्वर्ट हो सकती है. इसके बाद देखो, इसमें डज नॉट नेसेसरली मीन दैट ऑल द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट. इट इम्प्लाइज दैट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज एज लार्ज एज इट कैन बी. ओके, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो स्टिक कर गए तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, स्टिक करते ही वो ज़ीरो हो जाएगी. हो सकता है वो हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होगा इसमें. नेक्स्ट वन, इसके अंदर कॉलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल, हम उसको परफेक्टली इलास्टिक मानते हैं. बाउंसिंग ऑफ बॉल विद द सेम वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन ऑफ अर्थ. अगर सेम वेलोसिटी से वो ऊपर आती है तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हमने नीचे की तरफ फेंका और उसमें वेलोसिटी से ऊपर आया तो इसका मतलब वो इलास्टिक कॉलिजन होगा. इसके बाद देखो, ये वाली जो इलास्टिक है ये कॉलिजन ऑफ बिलियर्ड्स बॉल्स कॉलिजन, ये डेली लाइफ में जो भी कॉलिजन होती है वो सब कुछ. इसके अंदर कॉलिजन बिटवीन अ बुलेट एंड अ ब्लॉक, क्योंकि बुलेट जो होती है वो ब्लॉक में धंस के रह जाती है, तो इसका एक एग्जांपल है. ओके, नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडी, मतलब डायरेक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडी की उनकी डायरेक्शन क्या है उसके ऊपर डिपेंड. तो हेड ऑन और वन डायमेंशनल कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं और वन डायमेंशन. in a collision, if the motion of colliding particle before and after the collision is along the same line, then the collision is called head on or वन डायमेंशनल क्वेश्चन, मतलब एक ही लाइन के अकॉर्डिंग हो, ठीक है. तब तो इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज 0, क्योंकि वो कोई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल या हेड ऑन कोलिजन. इसमें क्या होगा, ऑबिक्यूली, कि मतलब टू पार्टिकल्स ग्लेसिंग such that their direction of motion after collision are not along the initial line of motion, then the collision is obliquely, is called obliquely. मतलब वो इनिशियल लाइन के अकॉर्डिंग नहीं रही, स्टार्टिंग में जो इनिशियल लाइन के अकॉर्डिंग थे वो नहीं रही. तो इसके अंदर बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन आर सेम इन प्लेन, द कॉलिजन इज कॉल्ड 2D एंड अदरवाइज इट 3D. अगर वो सेम ही प्लेन में रहते हैं तो 2D, और अगर अलग अलग प्लेन में चले जाते हैं तो वो 3D.
तो इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है वो बिटवीन 0 एंड R1 प्लस R2, ओके, इट इम्प्लाइज दैट, तो इसके बीच में होगा, वेयर R1 एंड R2 द रेडियस ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, ओके, मतलब दोनों बॉडीज़ की रेडियस पे डिपेंड करेगा। इसके बाद देखो कॉलिजन ऑफ टू ग्लाइडर्स ऑन एन एयर अटैक, ओके, मतलब एक ही डायरेक्शन में आएंगे और टकरा करके आगे चले जाएंगे। कॉलिजन ऑफ बिलियर्ड्स बॉल। नेक्स्ट वन, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन का डेरिवेशन देख लेते हैं। तो हमने इसके अंदर परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन है ये, ठीक है, तो याद रखना। तो इसमें हमने दो मासेस लिए हैं और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और कोलाइड करने के बाद भी सेम डायरेक्शन में बट वेलोसिटी v1 और v2 हो गई है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर पार्ट कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। हमने क्या किया, 1 1 वाले एक साइड रख लिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया और इसको इधर, तो इसके अंदर ये आ जाएगा, है ना। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये दोनों है, हमने क्या किया कि हाफ कॉमन लेके कट कर दिया और 1 वाले एक साइड कर लिए, ये इधर और ये इधर, तो 2 वाले एक साइड, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, तो m1 और m2 एक दूसरे से कट हो जाएंगे ना, और ये u1 माइनस u2 और ये v1 और ये v2 माइनस u2। यहाँ पर देखो ये है u1 माइनस u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो इसका मतलब u1 प्लस v1 एंड u1 माइनस v1, ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर आ गया ना। तो इससे एक से तो एक कट हो जाएगा, तो इसके मतलब क्या बचेगा u1 प्लस v1, तो इसमें से इसमें इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से हम चाहें तो प्लस वाला पोजीशन ले सकते हैं या माइनस वाला, दोनों ही कंडीशंस बन सकती है ना। तो u1 माइनस u2 या ये दोनों, है ना। अब हम क्या कर देंगे, रिलेटिव, ये हमने u1 इधर ट्रांसफ़र किया और v1 इधर, तो ये आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच, मतलब पहले u1 ज़्यादा है और u2 कम, तो इसका मतलब धीरे धीरे ये इसके पास पहुंचेगा, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच। और ये क्या होगा, बाद में ये आगे चला जाएगा और ये पीछे रह जाएगा, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना। ये दोनों बन जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन बनी दोनों, इस इक्वेशन को हम पुट कर सकते हैं। ये देखो ये जो इक्वेशन बनी है, फिफ्थ या फोर्थ वाली ले लेते हैं, फोर्थ और फर्स्ट सेकंड वाली जो इक्वेशन है, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो v1 और v2 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 एंड सेकंड, तो वो गेन कर लेंगे हम, ये है ना। तो v2 का वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास ये आ जाएगा, समझ रहे हो कि हमने क्या किया है कि यहाँ से v2 निकाल लिया, है ना। तो यहाँ से v2 निकालेंगे तो v2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, v2 इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो u1 माइनस u2, ओके, और v1 प्लस हो जाएगा v1। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इसमें पुट कर देंगे। इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो m1 u1 प्लस m2 u2 आ गया, और इक्वल्स टू m1 v1 है, और प्लस m2 v2 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी कंप्लीट, तो ये आ जाएगी u1 माइनस u2 प्लस v1। ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसको पूरी इक्वेशन को v1 के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, तो सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से v2 की वैल्यू अगर हम मतलब देखेंगे, इसी तरीके से हम निकालेंगे कि उसी इक्वेशन से v1, यहाँ पर v2 निकाल के फर्स्ट इक्वेशन पुट किया था, हम v1 निकाल के फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो v2 का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, वो सेम है, देखो ये फर्स्ट तो सेम है, तो v2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर u2 आएगा, और v1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर u1, ओके, प्लस दोनों के अंदर यहाँ पर 2m1 u1, ठीक है, यहाँ पर अल्टरनेट, यहाँ पर u2 है तो यहाँ पर u1 होगा, और m1 प्लस m2 याद रखने का मेथड है। तो ये दोनों वेलोसिटीज आ जाएंगी, ओके। अब हम क्या करेंगे, अगर एक प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट आर सेम, अगर दोनों का मास सेम है, ओके, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट जो कोलाइड कर रहे हैं उनका मास सेम है, तो क्या इक्वेशन बनेगी। तो दोनों की वैल्यू देख लेंगे, m1 इज इक्वल टू m2 इसमें पुट करोगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, और इसके अंदर दोनों सेम होंगे तो ये
2m से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू u1 u2 एंड v2 इज इक्वल टू u1। यानी जैसे वो कोलाइड करेंगे तो जो वेलोसिटी पहले वाले की थी वो दूसरे को मिल जाएगी, और जो दूसरे वाले की थी वो पहले वाले को मिल जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी वेलोसिटी। इट मीन्स द टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस अंडरगोज द हेड ऑफ द कोलिजन, देयर वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज। ओके, तो इसका मतलब ये देख लो, दो पार्टिकल हमने लिए और इनकी वेलोसिटी है, तो आफ्टर कोलिजन जो 10 के ये पहले वाले की थी वो दूसरे वाले की बन जाएगी, और जो दूसरे वाले की थी वो पहले वाले की, दोनों का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। ओके, इसका मतलब अगर टारगेट यानी ये जो यहाँ पर खड़ा है और ये बॉल यहाँ से आती है और इसको हिट करती है इस कोलिजन के अंदर, और दोनों का मास सेम है, तो ये रेस्ट में हो जाएगी और ये दौड़ने लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, अगर हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल कोलाइड है वो लाइट टारगेट से करे, मतलब एक छोटी सी बॉल है और बड़ी बॉल आके उसको, बहुत बड़ी बॉल आके उसको हिट करे, तो m1 इज़ वेरी ग्रेटर देन विद m2। तो इस कंडीशन में हम क्या मान सकते हैं कि m1 बहुत ज़्यादा है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कट हो जाएंगे। और इसी कंडीशन में देखो m1 बहुत ज़्यादा है तो माइनस आ जाएगा, है ना, और ये मतलब m2 जो है वो नेग्लिजिबल है, ये छोड़ देंगे, तो इसका मतलब माइनस वाला, है ना, और इसमें सब कट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा। तो आप इसके अंदर रख के देख सकते हो कि m1 का स्टेप हमने हटाना है सब में, यहाँ पर भी m1 हमारे पास रहेगा, बट सॉरी m1 हमने हटाना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नहीं सॉरी m1 नहीं m2 हमने हटाना है, m2 छोटा है ना, तो m2 हम हटा देंगे, तो m2 यहाँ से हटाएंगे तो m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2u1 बन जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का बनेगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ट्रक का होता है साइकिल के साथ, तो वो चीज़, तो u1 v1 इज इक्वल टू u1, ये अपनी स्पीड से चलता रहेगा, लेकिन इसकी सेकंड वाले की स्पीड ये बन जाएगी। ओके, अगर ये रेस्ट में है तो कुछ और हो जाएगा ना, तो इसके अंदर रेस्ट में है तो u2 इक्वल टू 0 इसमें पुट कर लो। जैसे पुट करोगे तो सेकंड वाले की स्पीड पहले वाले जिस स्पीड से टकराएगी उससे डबल स्पीड से ये दौड़ने लग जाएगा। ऐसा ही होता है बड़े टारगेट से, छोटा टारगेट से जब बड़ा चीज़ टकराती है तो। नेक्स्ट वन, एक और चीज़ देख लेते हैं। हमारे पास लास्ट वाला जो केस है, इसमें अगर हमारे पास मतलब एक हैवी टारगेट से टकराता है, यानी m2 जो है वो बहुत ज़्यादा है m1 के कंपैरिजन में, यानी m1 नेग्लिजिबल है। अब यहाँ जहाँ जहाँ m1 है उसको हम हटा देंगे, उसमें m2 हटाया था, इसमें m1 हटा देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएंगे, है ना, तो ये आ गया हमारे पास, क्योंकि m1 0 जैसे ही पुट करेंगे क्योंकि नेग्लिजिबल है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास। तो इसके अंदर भी देख सकते हो सेकंड वाले की स्पीड सेम रहेगी, बट फर्स्ट वाला जो है वो इस स्पीड से आ जाएगा। ओके, जैसे कि एक वॉल से हम एक बॉल का टकराना होता है ना, अगर u2 0 है जैसे वॉल का होता है, ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू माइनस u1, जिस स्पीड से आई है उसी स्पीड से वापस लौट जाएगी, है ना, तो ये रीबाउंस ऑफ बॉल होता है जैसे ग्राउंड से, है ना, तो ये सभी एग्जांपल्स हो गए इसके। तो ये हमारे पास थी कोलिजन की नॉलेज, और अब हम बात करते हैं रेस्टिट्यूशन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि हमने पीछे बात किया था ना कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 और 1 के बीच में, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 था। तो वो क्या होता है, तो जो हमने निकाला था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दो चीज़ें निकाली थी, कोलिजन से पहले पास आएंगे और कोलिजन के बाद दूर हो जाएंगे, तो इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी अप सेपरेशन और अप्रोच का रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो दैट इज ऑलवेज रिमेन्स अ कांस्टेंट एंड इट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ई। तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग है, और ये जो होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब जैसे यहाँ पर इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अप्रोच और सेपरेशन वाली रिलेटिव वेलोसिटी। अगर इन इलास्टिक कोलिजन के लिए इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा v2 इक्वल टू v1, दोनों सेम होगी। ठीक है,
ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए है, ठीक है। तो दोनों मतलब सेम स्पीड से स्टिक होके चलने लगेगी। इसी तरीके से अगर इलास्टिक कोलिजन है तो उसके लिए लेस देन एंड इक्वल्स टू चलेगा, है ना। तो हम देख सकते हैं कि इन शॉर्ट वी कैन से ई इज़ द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कोलिजन एंड इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि दोनों वेलोसिटी का रेशियो है तो डायमेंशनलेस होगा। ये बताएगा कि किस टाइप की हमारे पास कोलिजन है। ओके, सो इट इज़ द कंप्लीट नॉलेज ऑफ कोलिजन और पोटेंशियल एनर्जी। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।